डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 111। याना अब टीवी पर अमन की ईशा के साथ शादी की तस्वीरें देख रही थी। अब मोना ने याना से कहा, देख लिया तुमने किस तरह से वो तुम्हें अपने प्यार के झांसे में ले रहा है। याना, वो तुम्हें अभी भी सिर्फ अपने बच्चों की वजह से ले जाना चाहता है, और जिस दिन उसके बच्चे उसके कब्जे में आ गए उस दिन तुम्हें घर से निकाल देगा और ईशा को अपने घर ले आएगा। उसको तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है याना। मोना, जो टीवी की तरफ देखते हुए याना को बता रही थी, उसने जैसे ही पलट कर देखा याना जमीन पर बेहोश पड़ी थी और मोना की चीख निकल गई। डॉक्टर ने अब साहिल से कहा, आपकी बेटी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। कोई बहुत गहरा शॉक इनको लगा है, या तो इनको कल तक होश आ गया, अगर नहीं आया तो आपको इनको हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ेगा। डॉक्टर, याना अब बाहर निकल। और साहिल खामोशी से सोफे पर आकर टिक गए। अब साहिल ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, आखिर मेरी बेटी को किस गुनाह सजा मिल रही है? क्यों एक दुख जाता नहीं दूसरा आ जाता है? तब मोना की मां रेशमा ने कहा, साहिल, ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने ही हमसे बिना पूछे याना की शादी अपने मुंह बोले भतीजे करा दी, और अब पूछते हो किस गुनाह की सजा है? इसी गुनाह की सजा है। चंचल अपने कमरे में खामोश लेटी पंखे को तक रही थी जब उसके कमरे में मयंक आया, लेकिन चंचल से बिना कुछ कहे बाहर जाने लगा। तो चंचल ने पूछा, मयंक जी, तुम्हारी क्या गलती है जो आप मुझसे ऐसे नाराज है कि? तब मयंक ने कहा, किसने कहा मैं तुमसे नाराज हूँ? मुझे बस काम से फुर्सत नहीं मिलती। मयंक हाथ में घड़ी पहनता हुआ चंचल के सवालों का जवाब दे रहा था। तब चंचल ने कहा, मैं पत्नी हूँ आपकी और आपकी आंखें देखकर बता दूंगी आप महारे से कब नाराज हो कब ना। तब मयंक ने कहा, अगर तुम इतनी इंतर्यामी हो और इतनी पहचान है तुम्हें तो अपने बच्चे को एक हफ्ते तक पेट मरा हुआ रखकर भी तुम्हें पहचान नहीं हुई। तब चंचल ने कहा, मयंक जी, मौत और जिंदगी तो सब भगवान के हाथों में है, इसमें महारा के दोष है। तब मयंक ने कहा, तुम्हारा दोष ये है तुम्हें याना भाभी पर जुल्म ढाने से फुर्सत नहीं थी, अपने बच्चे पर तब ध्यान देती। आज हमारे बच्चे ने तुम्हारी पापों का प्रायश्चित किया है। तब चंचल ने रोते हुए कहा, मन ने कोई जुल्म न करे, वो इमली सब झूठ बोल रही है। तब मयंक ने कहा, तो फिर याना भाभी सा क्यों नहीं आई तुम्हारे बच्चे के मरने में? और क्यों अमन भाई सा ने तुमसे तुम्हारी माँ से सबसे बात करना छोड़ दिया है? अब चंचल खामोश हो गई। तब मयंक ने कहा, अगर अमन भाई सा ने मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा है तो ये उनका बड़कपन है, वरना वो दोनों इतने बुरे नहीं हैं कि बिना बात के तुम्हारे से इतना कट जाएंगे। और मयंक अब बैग उठाकर बाहर निकल गया और चंचल आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ी रह गई। अभी साहिल और मोना बैठे शाम की चाय पी रहे थे जब अमन की गाड़ी वहां आकर रुकी और अमन आंधी तूफान की तरह वहां आया और याना दहाड़ने लगा। अब साहिल ने अमन को इस तरह दहाड़ते हुए पूछा, क्या हुआ है, क्यों याना को बुला रहे हो? तब अमन ने कहा, चाचा जी, याना को बुलाया, आज उसका मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। तब साहिल ने कहा, अमन, याना तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी? तब अमन ने कहा, चाचा जी, आज उसका मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। तब मोना ने कहा, हमारी बेटी की आंखों में धूल झोंककर दूसरी शादी रचाकर हम अभी भी याना को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया? तब अमन ने कहा, मैंने कोई शादी नहीं की है, ये सब अफवाह है, मेरी पत्नी सिर्फ याना है। तब साहिल ने कहा, मीडिया जो चीख चीख कर तुम्हारे खिलाफ सबूत दे रही है, क्या वो भी अफवाह है? नहीं अमन, अब तुम्हारे खिलाए गुल सबके सामने आ रहे हैं, बहुत जल्द कोई बच्चा भी निकल कर आएगा। तब अमन ने कहा, चाचा जी प्लीज, मेरे पास आपकी इन सब बिना मतलब की बातों का टाइम नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पास सिर्फ 2 घंटे है, इन 2 घंटों में मुझे याना को मीडिया के सामने अपनी बीवी बना कर लाना है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तब साहिल ने कहा, बुरा तो हो चुका है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब और नहीं अमन। तब अमन ने बेबसी से कहा, चाचा जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे अपने सपोर्ट के लिए याना को मीडिया के सामने लाना ही होगा। तब मोना ने कहा, मेरी बेटी के साथ जितना बुरा तुम कर चुके हो, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी अभी भी तुम्हें सपोर्ट करेगी? कभी नहीं है। और तुम यहाँ रह कर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? जाओ अपनी नवेली दुल्हन के पास, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। तब अमन ने उन दोनों को बिना कुछ कहे अंदर की तरफ गया है। अब मोना ने अमन को जबरदस्ती अंदर जाता देखा तो मुंह खोल कर रह गई और गुस्से में कहा, अजीब जबरदस्ती है। लेकिन अमन को किसी बात की परवाह नहीं थी और वो चिंघाड़ता हुआ अंदर जा रहा था। याना, याना, कहाँ हो तुम? लेकिन याना की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब अमन सीधा याना के रूम में जा रहा था तो उसको रास्ते में ही सूरज मिल गया और अमन को सूरज को याना के घर देखकर शौक सा लगा। अब अमन ने हैरान होकर सूरज से पूछा,
तू यहाँ क्या कर रहा है? तब पीछे से साहिल ने कहा, सूरज को मैंने बुलाया है क्योंकि वो दिल्ली में ही स्टडी कर रहा है, मुझे कुछ जरूरी काम था सूरज से। और अमन खामोशी से याना के कमरे की तरफ चला गया, लेकिन कमरा खाली था। अब अमन ने साहिल से पूछा, याना कहाँ है? तब साहिल ने कहा, वो अमेरिका चली गई है, अपने नानू के पास कुछ टाइम के लिए। अब अमन ने कहा, किसकी इजाज़त से आपने मेरे बीवी बच्चों को अमेरिका भेजा? तब साहिल ने कहा, याना मेरी बेटी है और उसको कहीं आने जाने के लिए हर बार तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अभी अमन बहस के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और याना के नंबर पर डायल किया, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। तब अमन ने कहा, याना मेरी कॉल रिसीव को नहीं कर रही है। तब साहिल ने कहा, उसका फ़ोन टूट चुका है, अमेरिका जाकर दूसरा ले लेगी। और अमन ने कॉल मिलाया तो फ़ोन बंद जा रहा था। अब अमन ने शिट कहा और दोबारा कॉल मिलाते हुए अपने मैनेजर से कहा, तुरंत मेरे लिए अमेरिका की टिकट बुक करो। और अमन वापस जाने लगा। तब साहिल ने पीछे से हाथ जोड़ते हुए कहा, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा, जीने दो, उसको बहुत दुख उठाए है उसने तुम्हारे वजह से। तब अमन ने साहिल की आंखों में देखते हुए कहा, ये आप कह रहे हैं जिसने अपनी पत्नी को सिर्फ एक बच्ची की वजह से नहीं छोड़ा, तो आपने ये कैसे सोच लिया मैं अपने 2 बच्चों की मां को छोड़ दूंगा, जबकि मेरी पत्नी आपकी पत्नी से 1000 गुना बेहतर है। नहीं छोड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक उसको नहीं छोड़ूंगा। और अमन ये कहकर घर से बाहर निकल गया। तभी अमन को बीडीआर का कॉल आया और उन्होंने पूछा, अमन कहाँ पर हो तुम इस टाइम? तब अमन ने कहा, सर मैं अमेरिका के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि याना अमेरिका गई हुई है। तब बीडीआर ने कहा, अमन इस सब का टाइम नहीं है, मीडिया शाम तक तुम्हारे घर पर धावा बोल देगी, इससे पहले ही तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी होगी, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम अमेरिका जाकर याना को मना कर लाओगे। तब अमन ने कहा, सर मुझे मीडिया के सामने सिर्फ जाना को ही लाना है, ईशा को नहीं। तब बीडीआर ने कहा, अमन तुम मौके की नजाकत क्यों नहीं समझ रहे हो? अभी इस सब का टाइम नहीं है, अभी ईशा को ही मीडिया के सामने लाओ। तुम्हें इस प्रोपेगेंडा से जल्दी पीछा छुड़ाना होगा क्योंकि पार्लियामेंट तक आपकी खबर पहुंच चुकी है। ऐसा ना हो शाम तक आपके हाथ में सस्पेंशन लेटर आ जाए। लेकिन अमन नहीं मान रहा था। तब बीडीआर ने अमन को बहुत समझाया और अब अमन दिल में सोच रहा था, ईशा बहुत अच्छा लक है तुम्हारा, तुम्हें अमन सिंह शेखावत की सजा से बचा लिया, क्योंकि अपनी बीवी को फ्रेम करने के जुर्म में तुम्हें रिमांड पर लेने वाला था, लेकिन अब तुम्हारी ही मदद लेनी पड़ रही है। और अमन अब ईशा के घर आया और जब अमन ने प्रिया और ईशा को सारी बात बताई, तब प्रिया ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, अमन तुमने जो मेरे परिवार के लिए किया है उसके लिए हम तुम्हारे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमें डूबते हुए को तुमने बचाया है, वरना हमारा सब नीलाम हो जाता। इस एहसान को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तब अमन ने कहा, मैंने ये सब आप पर एहसान नहीं किया है, मैंने ये सब अपनी बहन की खातिर किया है, क्योंकि अगर आप पर मुसीबत आती तो सामना मेरी बहन को भी करना पड़ता। तब प्रिया ने कहा, चलो जो भी है, लेकिन ये तुम्हारा एहसान है हम पर, क्योंकि कोई भाई अपनी बहन के लिए इतना नहीं करता जितना तुमने किया है। लेकिन बेटा इस एहसान के बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन मैं अपनी बेटी नहीं दे सकती। तब अमन ने कहा, मैं आपकी बेटी को शादी करके नहीं ले जा रहा, उसको यही छोड़ दूंगा, लेकिन फिलहाल उसको मेरी इस झूठी शादी को अनजाने में होने वाली शादी बताना है, क्योंकि मैं चाहकर भी इस झूठी शादी करने की वजह मीडिया में नहीं बता सकता। तब प्रिया ने कहा, क्योंकि तब आपको अपनी बहन की वजह भी सामने लानी होगी, इसलिए आप सोच रहे हैं आपकी बहन की भी इज्जत रह जाए और आप इस सब से बाहर आ जाए, इसलिए मेरी बेटी को अब पूरे जग को बताना होगा वो तुम्हारी बीवी है। अभी तो सोसाइटी के लोग सवाल पूछ रहे हैं, फिर पूरी दुनिया पूछेगी मेरी बेटी को अमन ने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आप मेरी बेटी को स्टेटमेंट देकर वापस छोड़ जाओगे और याना को ले आओगे, लेकिन उसके बाद मेरी बेटी का क्या, कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? उस पर कुंवारी होते हुए भी तलाकशुदा का धब्बा लग जाएगा। अभी तो मैंने अपने खानदान वालों का मुंह किसी तरह से बंद किया है ईशा की शादी को झूठा बताकर। अब अगर मीडिया में ये बात आ गई कि मेरी बेटी ने सच में मेजर से शादी की हुई है, उसके बाद क्या? आप तो अपनी बहन की इज्जत और बीवी को बचा लोगे, लेकिन मेरी बेटी का क्या? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। अमन अब नजरें झुकाए बैठा था। तब अमन ने एक झटके से खड़े होते हुए कहा कि इट्स ओके आंटी, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा। तब ईशा के बाप ने कहा, बेटा तुम्हें याना को मीडिया में लाना चाहिए और वही तुम्हें डिफेंड करे तो ज़्यादा अच्छा है। तब अमन ने कहा, मैं याना के पास भी गया था, लेकिन याना यहाँ नहीं है कि अमेरिका चली गई है। तब प्रिया ने कहा, ये तो हमेशा से होता आया है, उसकी माँ ने कौन सा साहिल का कभी साथ दिया है? जब भी साहिल पर मुसीबत आती वो ऐसे गायब हो जाती थी, तो अब उसकी बेटी का अपने हस्बैंड का साथ देगी। तब अमन ने कहा, आंटी आपको जो कहना है मुझे कहे, लेकिन याना को नहीं। और अमन वापस जाने लगा। तब प्रिया ने कहा, रुको अमन, मैं अपनी बेटी को आपके साथ भेज दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा आप मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ेंगे।
तब अमन ने कहा, आंटी मैं पूरी उम्र साथ देने का वादा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तब प्रिया ने कहा, नहीं अमन, आपको मेरी बेटी का पूरी जिंदगी साथ देने का वचन देना है, क्योंकि आप ये अच्छी तरह जानते हैं एक लड़की पर उंगली उठने का क्या मतलब होता है। तब अमन ने कहा, इट्स ओके आंटी, मैं ईशा को नहीं ले जा रहा क्योंकि मैं पूरी जिंदगी साथ देने का वचन नहीं दे सकता। और अमन वापस पलट गया। तब ईशा ने कहा, रुक जाओ अमन, और अमन के बढ़ते कदम रुक गए। एपिसोड 112। तब अमन ने कहा, आंटी आपको जो कहना है मुझे कहे, लेकिन याना को नहीं। और अमन वापस जाने लगा। तब प्रिया ने कहा, रुको अमन, मैं अपनी बेटी को आपके साथ भेज दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा आप मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तब अमन ने कहा, आंटी मैं पूरी उम्र साथ देने का वादा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तब प्रिया ने कहा, नहीं अमन, आपको मेरी बेटी का पूरी जिंदगी साथ देने का वचन देना है, क्योंकि आप ये अच्छी तरह जानते हैं एक लड़की पर उंगली उठने का क्या मतलब होता है। तब अमन ने कहा, इट्स ओके आंटी, मैं ईशा को नहीं ले जा रहा क्योंकि मैं पूरी जिंदगी साथ देने का वचन नहीं दे सकता। और अमन वापस पलट गया। तब ईशा ने कहा, रुक जाओ अमन, और अमन के बढ़ते कदम रुक गए। और अब ईशा ने कहा, अमन मैं तुम्हारे साथ हूँ अमन, इस मुसीबत में ईशा आपको तन्हा नहीं छोड़ सकती, मैं आपका साथ दूंगी चाहे कोई दे या ना दे। अब अमन ने कहा, ईशा सोच समझ लो, मेरा साथ देकर बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। तब ईशा ने कहा, अगर ईशा सब कुछ खोकर भी अमन को पाले तो मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। तब अमन ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ ईशा, लेकिन अमन नहीं दे सकता क्योंकि अमन पहले ही किसी और का हो चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ मीडिया के सामने झूठी बीवी बनाकर खुद डिफेंड करना चाहता हूँ। तब ईशा ने कहा, झूठी ही सही, यह एहसास ही काफ़ी है, मैं आपकी बीवी तो बनी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए, अगर कभी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे साथ खड़े तो हो सकते हो। तब अमन ने कहा, यह भी कोई कहने वाली बात है, शायद तुम्हें पता नहीं, मेजर खुद पर एहसान करने वालों का एहसान आखिरी सांस तक नहीं भूलता। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मेजर हमेशा तुम्हारे साथ होगा। और ईशा मुस्कुराकर अमन के साथ चल दी। और तभी पीछे से प्रिया ने कहा, ईशा अगर तुम मेजर का साथ हम सब के खिलाफ जाकर दे रही हो, याद रखना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, हम सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तब ईशा ने कहा, मोम पूरी दुनिया भी मेरा साथ छोड़ देगी तो भी मैं अमन का साथ दूंगी। अब अमन के कदम डगमगा गए थे और अमन को रह रहकर याना पर अपने हालत पर गुस्सा आ रहा था। क्यों याना, तुम क्यों नहीं होती हो मेरे साथ जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्यों ये समय हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने के लिए मजबूर कर देता है? क्योंकि अब मीडिया में तुम्हें गलत बताया जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत बुरा फंस चुका हूँ। बात सिर्फ मेरे तक होती तो मैं खुद को मिटाकर भी तुम्हें गलत नहीं होने नहीं देता, लेकिन अब बात उन 200 लड़कियों की है जिनको लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले चुका हूँ। अगर मैंने आज खुद को डिफेंड नहीं किया तो मीडिया और पब्लिक के दबाव में आकर गवर्नमेंट मुझे सस्पेंड कर देगी और मुझे उन 200 लड़कियों को वापस लाने के मिशन को भी छोड़ना होगा। और मैं लेफ्टिनेंट रजत से वादा कर चुका हूँ उनकी बेटी वापस लाने का। मेरी टीम तैयार हो चुकी है, ऐसे में इतने कम टाइम में उन लड़कियों को कोई वापस नहीं ला सकता। क्या करूँ याना, एक तरफ पत्नी है और बच्चे हैं तो दूसरी तरफ 200 लड़कियों की जान। काश आज तुम आ जाती याना तो मुझे ईशा के एहसान तले नहीं दबना पड़ता। अमन काफ़ी गहरी सोच में कार ड्राइविंग कर रहा था और उसको होश तब आया जब ईशा ने अमन के हाथ पर हाथ रखा और अमन ने एकदम गाड़ी रोक दी और बीडीआर और सभी ऑफिसर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कह दिया। याना को कई घंटे बाद होश आया और याना को जैसे सब याद आने लगा और याना चीखें मार मार कर रोने लगी, क्योंकि याना को अब एहसास हुआ था अमन को किसी और लड़की के साथ जुड़ा देखना उसके लिए कितना तकलीफदेह था। अब तक याना बस इतना जानती थी कि अमन चाहे ईशा के कितने ही क्लोज क्यों ना हो जाए, लेकिन वो उसको अपना कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो सिर्फ याना से प्यार करता है। याना के लिए ये एहसास ही बहुत मायने रखता था, अमन सिर्फ उससे प्यार करता है, वो याना की जगह कभी किसी को नहीं देगा। ईशा अमन को लेकर जो भी याना से कहती थी, याना को यकीन नहीं था अमन सिर्फ उसका है। याना का दिल में कहीं ना कहीं ये मानता था अमन सिर्फ उसका है, उसका पति है, उसकी पत्नी होने का ऑनर सिर्फ याना के पास है। मेजर सिर्फ उसका पति है, लेकिन आज ये भ्रम टूट गया। अमन ने ईशा से शादी कर ली, वो भी याना को बिना तलाक दिए, और याना का अब दिल गम से फटा जा रहा था, गुस्से से उसका बुरा हाल था। याना से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था कि ईशा उसकी जगह ले चुकी है। अब याना के चीखते देख साहिल और मोना भागकर याना के पास आए और साहिल ने याना को सीने से लगाते हुए कहा, रो मत मेरा बच्चा, वो इंसान तेरे काबिल ही नहीं था। अब याना ने साहिल के सीने में मुंह छुपाकर रोते हुए कहा, डैड उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, डैड मैं उसका हर जुल्म ये सोचकर सहती रही, अमन कभी मुझे धोखा नहीं देगा, वो मेरी जगह किसी को नहीं देगा।
वो मुझसे दूर हो सकता, नाराज हो सकता है, लेकिन किसी और का कभी नहीं हो सकता। अगर मेरा नहीं होगा तो किसी और का भी नहीं होगा, लेकिन वो तो किसी और का हो चुका है डैड। मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी डैड, माफ़ नहीं करूंगी। बहुत बुरा किया है उसने मेरे साथ। अब तक उसने मेरे जिस्म पर जख्म दिए थे, लेकिन आज उसने मेरे अंदर जख्म दिए हैं। अब मोना ने याना को अपने सीने से लगाकर कहा, याना वो इंसान इस काबिल नहीं है कि तुम उसके लिए अपने कीमती आंसू बहाओ, और मेरी याना के लिए कब से वो देहाती इतना इम्पोर्टेंट हो गया जिसकी शक्ल देखना भी याना पसंद नहीं करती थी। इतना प्यार कब हो गया याना तुम्हें उस मेजर से, जो तुम उसके लिए इतना रही हो। तब याना ने रोते हुए कहा, जब से उसने मुझे छुआ है मैं उसकी हो गई, और अब तो मैं उसके प्यार को बच्चों के रूप में दुनिया में ला चुकी हूँ। अब वो मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है, इसलिए अब मुझसे उसका धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मोम, याना सीने पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस ले रही थी, और उसकी ऐसी हालत देखकर जहां मोना हैरान थी वहीं साहिल को भी यकीन नहीं आ रहा था। याना कभी अमन से इतना प्यार कर लेगी, और यकीन तो अमन को भी नहीं है। याना उसके प्यार में इस हद तक आगे आ चुकी है कि उसे अमन को किसी और के साथ जुड़ा देखकर उसकी जान पर बन चुका है। अब मोना ने आहिस्ता से याना के आंसू साफ करते हुए उसको सीने से लगाया। डोंट क्राई माई बेबी, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मोम उसको अदालत तक घसीटेगी। अब याना ने फिर से रोते हुए कहा। मोम, उसने एक कॉल तक नहीं किया मेरी तसल्ली के लिए, उसने पूछा तक नहीं उसका ये तमाशा देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है। तब मोना ने कहा, क्योंकि उसको तुम्हारी परवाह ही नहीं है बेटा, तो वो क्यों आएगा तुम्हें समझाने, तुम्हें सफाई देने, क्योंकि उसको तुम्हारे किसी फीलिंग की कोई परवाह नहीं है। तुम ही उसके पीछे भागती थी। तभी मोना की मोम रेशमा वहां आई और मोना से कहा, मोना जरा टीवी ऑन करो, देखो ये मेजर किस तरह मेरी दोनों नातिन का इस्तेमाल कर रहा है, याना की जिंदगी बर्बाद करके। इसका मन नहीं भरा, अब ईशा के पीछे पड़ चुका है। प्रिया का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ईशा उन सबको छोड़कर अमन के साथ चली गई है, और अब टीवी में ये मेजर ईशा से पता नहीं क्या क्या कहलवा रहा है। इसने तो हमारे घर की दोनों बेटियों का बेवकूफ़ बना दिया है। तब साहिल ने मोना से मना किया, टीवी मत चलाओ, याना की तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन तभी याना ने कहा, नहीं मोम, टीवी ऑन करो, मैं भी देखना चाहती हूँ मेरी बहन और पति किस हद तक गिरे हुए हैं। अब मोना ने जैसे ही सामने लगी स्क्रीन ऑन की, तुरंत उस पर अमन और ईशा कई आर्मी ऑफिसर के बीच बैठे थे। उनके सामने दुनिया भर के माइक लगे थे। ईशा ने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले थे और मांग में बहुत लंबा सा सिंदूर लगा रखा था। हाथों में लाल रंग का चूड़ा था, गले में मंगलसूत्र और डार्क मेकअप। वो बिल्कुल पतिव्रता पत्नी लग रही थी, और अमन उसके बराबर में खामोश बैठा था। अब ईशा ने एक माइक उठाकर कहा, इससे पहले आप सब लोग सवालों की बौछार कर दे, मैं आप सबके सामने सब क्लियर कर देना चाहती हूँ जिस बात को लेकर आज एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सबसे पहले मैं आपको उस लड़की के बारे में क्लियर करना चाहती हूँ जिसका नाम धारा है, और वो मेजर के पैरों में बैठी शादी करने की भीख मांग रही है, और आप उसका ब्लेम मेरे हस्बैंड मेजर अमन सिंह शेखावत पर लगा रहे हैं। असल में वो लड़की दिमागी रूप से डिस्टर्ब है। करीब 1 साल पहले उस लड़की की बारात लौट गई थी, जिस वजह से उस लड़की ने खुदकुशी की और फिर उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। तब से वो लड़की हर आदमी के आगे शादी करने की भीख मांगती है, जिसको वीडियो में कुछ और रंग देकर मेरे हस्बैंड को ब्लेम किया जा रहा है। ये रही धारा की शादी की तस्वीर, और ये रही धारा की न्यूरोलॉजिकल रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है धारा के सर में चोट लगने की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। और अब मीडिया अब धारा की और जतिन की शादी की फोटो मीडिया को दिखा रही थी, और धारा की न्यूरोलॉजिकल रिपोर्ट भी। ये सब ईशा खुद सोच समझकर बोल रही थी। कुछ उसको लेफ्टिनेंट और बीडीआर ने समझाया था, कुछ वो अपनी तरफ से बोल रही थी। अब अमन ने ईशा के कान में आहिस्ता से कहा, ईशा, धारा के लिए ये सब क्या बोल रही हो तुम, वो भी इतनी पब्लिक के बीच। तभी जवाब अमन के बराबर में बैठे लेफ्टिनेंट ने दिया, मेजर इस टाइम बस आपकी इमेज क्लियर करने का सोचो, वो लड़की जो बोल रही है ठीक बोल रही है। देखो मीडिया सोच में पड़ चुकी है। और इधर गंगा और धारा का गुस्से से बुरा हाल था। अब धारा गुस्से में उठकर जाने लगी। तभी चंचल ने पूछा, कहाँ जा रही हूँ जिज्जी। तब धारा ने कहा, अमन का गिरेबान पकड़कर उनसे पूछने कि आखिर मन ने उनको प्यार करके कि खता कर दी जो आज वो सबके सामने महारे को इतनी इज्जत दिला रहे हैं। और धारा गुस्से में हवेली के बाग की तरफ चली दी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एपिसोड 113। और इधर गंगा और धारा का गुस्से से बुरा हाल था। अब धारा गुस्से में उठकर जाने लगी। तभी चंचल ने पूछा, कहाँ जा रही हो जिज्जी। तब धारा ने कहा, अमन का गिरेबान पकड़कर उनसे पूछने कि आखिर मन ने उनको प्यार करके कि खता कर दी जो आज वो सबके सामने महारे को इतनी इज्जत दिला रहे हैं।
और धारा गुस्से में हवेली के बाग की तरफ चली दी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अब धारा जैसे ही बाग में आई उसको तुरंत गार्ड ने रोक लिया और धारा ने कहा महारे को अमन जी से बात करनी सी। तब गार्ड ने कहा वो अभी किसी की बात नहीं सुनेंगे और धारा गुस्से में वापस चली गई। अब ईशा ने कहा तो अब आते हैं मेरी और याना के डिवोर्स की बात पर, जिस पर बार बार मीडिया मेरे हस्बैंड मेजर को ब्लेम कर रही है कि उन्होंने हम दोनों को इस्तेमाल करके छोड़ दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने हूँ और पिछले 1 साल से अमन के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। तब एक ने पूछा मतलब आपको मेजर साहब ने तलाक नहीं दिया है? तब ईशा ने कहा जी नहीं, मैं आपके सामने हूँ, ये इस बात का सबूत है। तब दूसरी रिपोर्ट ने कहा तो मेजर ने पहली बीवी के साथ इतना बुरा क्यों किया, उनको मारने की कोशिश क्यों की, जबकि वो मेजर के 2 बच्चों की माँ है? तब अमन ने आहिस्ता से कहा वो बहुत अच्छी है, बस मैं ही उसके काबिल नहीं हूँ। तब एक आदमी रिपोर्ट ने कहा अगर वो इतनी अच्छी थी तो आपने उनको मारने की कोशिश क्यों की? तब अमन ने कहा ये सब झूठ है, अफवाह है, मैंने उसको मारने की कोशिश नहीं की। तब एक रिपोर्ट ने एक फर्द दिखाते हुए कहा ये फर्द खुद आपकी पत्नी के माँ बाप ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए हैं, आपने उनको मारने की कोशिश की है। अब अमन को एक गहरा शौक लगा क्योंकि अमन को अभी पता चला था इस फर्द के बारे में। तब ईशा ने कहा ये सब एक साजिश है मेजर को फंसाने की। तब एक रिपोर्ट ने कहा लगता है अब आपको सच बताना पड़ेगा। तब एक ने पूछा कैसा सच? अब अमन ने ईशा की तरफ आंख निकाली क्योंकि अमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ईशा से मना कर दिया था कि याना के बारे में कुछ ना बोले, लेकिन ईशा याना के खिलाफ बोलना चाहती थी ताकि याना अमन से दूर हो जाए, लेकिन अमन की वजह से चुप थी। पर अब एक रिपोर्टर के सवालों ने ईशा को मौका दे दिया था याना के खिलाफ बोलने के लिए। अब ईशा ने अमन के घूरने की भी परवाह नहीं की और कहा एक्चुअली याना की मेजर से बचपन में ही शादी हो गई थी। ये रही बचपन की शादी की फोटो। वो डॉक्यूमेंट्स अमन ने जरूरत पड़ने पर मीडिया को दिखाने के लिए रखे थे, जिनको अब ईशा ने दिखा दिया था। अब ईशा ने मीडिया से कहा लेकिन मेजर इस बचपन की शादी के खिलाफ थी क्योंकि मेजर और मैं, हम दोनों एक दूसरे से कॉलेज टाइम से ही प्यार करते थे। ये सब ईशा अपनी तरफ से बता रही थी। अब अमन ने ईशा को रोकने की कोशिश की तो लेफ्टिनेंट ने अमन का हाथ दबोचकर उसको आगे बोलने से रोक दिया, लेकिन मेजर के परिवार वाले मेजर पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो अमन की बीवी सिर्फ याना को ही बनाएंगे। और मेजर ने अपनी फैमिली के दबाव में आकर याना से शादी कर ली, लेकिन याना मेजर के साथ रहना नहीं चाहती थी। वो मेजर से तलाक मांगती थी, उनको टॉर्चर करती थी, खुदकुशी करके उनको फंसाने की धमकी देती थी, लेकिन मेजर फिर भी याना को निभा रहे थे सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन याना ने मेजर के साथ रहने से साफ मना कर दिया और एक दिन खुद ने ही बिजली का तार पकड़कर मेजर को फंसा दिया और उनके खिलाफ करा दी। तब मेजर ने मजबूर होकर याना को तलाक दे दिया और फिर हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और तब से एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तब एक रिपोर्ट ने कहा कहीं ये खुशी आपने अपनी बहन का घर उजाड़ कर तो नहीं ली है, क्योंकि हमें अब ये समझ नहीं आ रहा मेजर में आखिर ऐसी क्या कमी थी जो याना इनको तलाक के लिए प्रेशर कर रही थी। क्योंकि मेजर जो हैंडसम होने के साथ साथ काफी रिचेस्ट पर्सन भी है और सबसे बड़ी बात आर्मी के मेजर है, और ऐसा इंसान तो हर लड़की का आइडियल होता है। भला याना इनसे क्यों तलाक लेना चाहती थी? अब लेफ्टिनेंट ने चिढ़कर कहा अभी तो आपको प्रॉब्लम मेजर के याना को तलाक देने पर थी, अब ये मुद्दा उठा लिया याना ने मेजर से क्यों तलाक लिया? तब एक जर्नलिस्ट ने कहा माफ कीजिए सर, जब तक हमें पूरी संतुष्टि नहीं होगी हम सवाल करेंगे, क्योंकि देश की जनता लाइव देख रही है, उनके मन में भी वही सवाल उठ रहे होंगे जो हमारे मन में है और हमें उनको जवाब देना है, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। और लेफ्टिनेंट चुप हो गए। अब दूसरी रिपोर्ट ने ईशा से कहा कहीं मैडम ऐसा तो नहीं मेजर की याना से शादी के बाद भी आपका मेजर के साथ चक्कर हो और याना ने आप दोनों को एक साथ देख लिया हो इसलिए वो तलाक चाहती हो? तब ईशा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जब मेजर ने याना से शादी कर ली तब हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन याना को तसल्ली नहीं थी, वो मेजर पर शक करती थी। तब एक ने कहा तो आपने मेजर से शादी करके शक को यकीन बदल दिया, इसका मतलब तो साफ है आपने ही अपनी बहन का घर तोड़ा है मेजर, और आपने मिलकर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। आपने उसके बच्चों तक के बारे में नहीं सोचा, अपनी बहन का घर तोड़ दिया। चारों तरफ से सवालों की बौछार होने लगी, इसलिए ही आपने चुपचाप मंदिर में शादी की ताकि याना दोबारा मेजर की जिंदगी में न आ जाए। तभी लेफ्टिनेंट के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया और लेफ्टिनेंट वहां से चुपचाप उठकर चले गए। अब कॉल उनकी बेटी का था जो बुरी तरह फोन पर रोने लगी, डैड मुझे बचाओ। और लेफ्टिनेंट बुरी तरह से घबरा गए और तभी एक आदमी अमन के पास आया और अमन के कान में कुछ कहा और अमन उठाकर उसके साथ चला गया। अब लेफ्टिनेंट ने कहा मेजर मेरी बेटी उनके चंगुल से भाग आई है और कुछ बताना चाहती है। तभी अमन ने फ़ोन तुरंत लिया और उससे पूछा इस टाइम कहाँ हो आप? तब अंशुमन ने रोते हुए कहा सर मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ,
मैं एक पेट्रोल पंप की छिपी हुई हूँ, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे तलाश कर रहे हैं। हम सब लड़कियों को एक बड़े से कंटेनर में बंद किया हुआ था और कितनी लड़कियां बेहोश हो चुकी थी। तब मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर भाग आए। अब अमन ने कहा आप लोकेशन सेंड करो। इधर ईशा से एक रिपोर्ट ने कहा मेजर तो अपनी जान बचाकर भाग गई क्योंकि वो गलत है। तो मैडम आप हमें बताएं, आपने अपनी बहन का घर क्यों तोड़ा? किसी ने सही कहा, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है और आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो ये मैसेज देगी आप अपने फॉलोअर्स को कि दूसरों का पति छीनकर अपना घर बसा लो। इसका मतलब तो साफ है, मेजर ने आपकी वजह से याना को तलाक दिया है। आपके मिलियंस में लोग फैन हैं और आप उनको इंस्पायर करती है। आपके फैन ही आपके लिए आवाज उठा रहे थे कि मेजर ने आपके साथ गलत किया है, इसलिए बात इतनी फैली है। लेकिन आप तो खुद गिल्टी हो, अगर मेजर गलत है तो आप भी बराबर की गिल्टी हो। और ईशा का चेहरा पीला पड़ गया। अब ईशा को अमन की जगह अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ गई थी। ईशा और लीना दोनों एक बड़ी यूट्यूबर थी जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर थे, और अब ईशा को अब एहसास हुआ था कि इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। अब ईशा को अमन की जगह अपनी इमेज खराब होती दिख रही थी। तब ईशा ने कहा मेजर ने याना को मेरे लिए तलाक नहीं दिया, बल्कि वो एक लूज कैरेक्टर लड़की थी। वो मेजर के साथ रहकर मेजर को ही धोखा दे रही थी, क्योंकि याना का चक्कर मेजर के छोटे भाई से चल रहा था। और जिस बच्चों को आप मेजर का बता रहे हैं, असल में वो बच्चे मेजर के भाई सूरज के हैं। अब मीडिया शॉक रह गई। अब ईशा ने कहा अब आप बताएं, क्या कोई इंसान ऐसी लड़की को अपने घर में रखना चाहेगा जो उनके भाई के साथ चक्कर चला रही हो? याना को धोखा मेजर ने नहीं बल्कि याना ने दिया है, और याना के छोड़ जाने के बाद मेजर बहुत टूट गए थे, और तब मैंने उनको सहारा देकर अपने प्यार से संभाला, वरना मेजर खुद खत्म कर लेते। अब आप बताओ क्या मैंने गलत किया? तब सब ने कहा नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया, और ऐसी घटिया लड़की को मेजर तो क्या दुनिया का कोई इंसान नहीं रखेगा। मेजर बिल्कुल ठीक है, हम बेकार में मेजर को एक क्रूल आदमी समझकर उनको ब्लेम कर रहे थे। तब एक रिपोर्ट ने कहा आप अपनी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम किस बिना पर लगा रही हैं? तब ईशा ने कहा वो मेरी बहन है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, और आप जयपुर के इस हॉस्पिटल का जाकर रिकॉर्ड निकाले जिसमें याना के बच्चों का बाप सूरज सिंह शेखावत है। और फिर वो चुप हो गए। अब अमन ने अंशुमन के लोकेशन भेजने पर बीडीआर ने अमन से कहा आप तुरंत मुंबई के लिए निकले। मैंने मुंबई कैंटोनमेंट में ऑर्डर दे दिया है कि वो अंधेरी के सभी रोड अनब्लॉक कर ले, क्योंकि वो कैंटर अभी मुंबई से बाहर नहीं निकला है। तभी एक ऑफिसर वहां आया और उनसे कहा सर जल्दी चलिए वरना प्रेस आपको गलत समझ रही है, उनको लगता है आप मीडिया के सवालों से बचकर भाग गए हैं। तब अमन और तीनों ऑफिसर बाहर आए। तब मीडिया के लोग माइक लेकर आए और कहा सर मीडिया आपसे माफ़ी चाहती है, हमने आपको ब्लेम किया है। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। आप ऐसी औरतों से बचने के लिए अपने फैन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? तब अमन ने हैरान होकर पूछा ये आप क्या कह रहे हैं? तब एक रिपोर्ट ने कहा यही कि आपने याना जैसी औरत को तलाक देकर बिल्कुल ठीक किया, जो आपके घर में ही रहकर आपके ही भाई के बच्चे पैदा कर रही थी, आपकी आंखों में धूल झोंक रही थी। तब अमन ने कहा ये सब झूठ है। तभी ईशा ने कहा मेजर एक बहुत अच्छे इंसान है, वो किसी औरत का अपमान नहीं चाहते, इसलिए उसकी बात को सबसे छुपा रहे हैं, इसलिए प्लीज अब आप कोई सवाल ना करें। और मीडिया अब अमन और ईशा को छोड़कर अपने अपने चैनल के लिए रिपोर्टिंग करने लगी और सब एक एक करके जाने लगे। तब अमन ने गुस्से में ईशा का बाजू दबोचकर कहा ये क्या बकवास की है तुमने मीडिया के सामने क्या कहा है? तब ईशा ने कहा अमन मुझे तुम्हारी और इमेज बचाने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे याना को गलत साबित करना पड़ा, क्योंकि आपके ऑफिसर ने तो एडवाइस दी थी मुझे हर हाल में आपको मीडिया के इल्जाम से बचाना है, तुम्हारी इमेज क्लियर करनी है। अब एक को सही करने के लिए दूसरे को तो गलत होना ही पड़ता है, और वैसे भी याना ने यहाँ ना आकर खुद अपनी इमेज खराब करने के लिए हमें मजबूर किया है। अगर वो मीडिया के सामने आपको प्रोटेस्ट कर देती तो आज उसकी भी इमेज क्लियर होती, आपकी भी, इसलिए इसकी वो खुद जिम्मेदार है। तब अमन ने दहाड़ कर कहा बकवास बंद करो, मैं अपनी बीवी को गलत साबित करके अपने बच्चों नाजायज करार देकर अपनी इमेज क्लियर नहीं कराना चाहता हूँ। अब अमन ने अपने ऑफिसर से कहा तुरंत मीडिया को अंदर बुलाओ। तभी लेफ्टिनेंट ने कहा मेजर अभी इस सब का टाइम नहीं है, मेरी बेटी की जान खतरे में है, मेजर हमें अभी मुंबई लिए निकलना है, अगर बेटी फिर से उनके हाथ लग गई तो वो मेरी बेटी को छोड़ेंगे नहीं। मेरी बेटी के आने के बाद हम फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर सब क्लियर कर देंगे, लेकिन प्लीज मेजर अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी अमन के फोन पर फील्ड मार्शल का कॉल आया और उसने कहा वेल डन मेजर, तुमने अपनी इमेज क्लियर करके आर्मी को बदनाम होने से बचा लिया, अब तुरंत इस मिशन के लिए निकलो, मुझे अभी कॉल आया है, लेफ्टिनेंट की बेटी उनकी पहुंच से भाग निकली है, इसलिए मेजर अब तुरंत उस लड़की को बचाओ। तब अमन ने कहा सर मुझे अभी अपनी बीवी और बच्चों को बचाना है,
अब अमन ने उनको फोन पर सारा सच बताया। तब फील्ड मार्शल ने कहा, लेकिन मेजा आपको यकीन है ना आपके बीवी बच सही है और आपके खुद के बच्चे हैं? तब अमन ने कहा, ऑफ कोर्स सर। तब फील्ड मार्शल ने कहा, तो अभी दुनिया को जो समझना इतना जरूरी नहीं है। आपकी बीवी आपके लिए सही होनी चाहिए और दुनिया को ये सब समझाने के लिए अभी बहुत टाइम पड़ा है। फिलहाल आप अपने मिशन के लिए निकलो, इट्स माई ऑर्डर। अमन ने आहिस्ता से कहा, यस सर। अब मार्शल ने कहा, एनी डाउट? तब अमन ने कहा, नो सर। लेकिन फील्ड मार्शल उसके लहजे की उदासी जान गए और कहा, देखो माय बॉय, आप एक मेजर हो, पहली ड्यूटी आपकी आपका देश और यहाँ की जनता है। आपकी बीवी बच्चे घर में महफूज बैठे हैं, लेकिन उन 200 लड़कियों की इज्जत ना जाने कितने राक्षसों के मुंह में है। अभी आपकी पहली प्रायोरिटी वो बच्चियां हैं। आपकी बीवी की इमेज क्लियर कर देने से ज्यादा जरूरी उनकी इज्जत है। अब आप तुरंत निकलो बिना एक पल देर किए। और अमन ने अब यस कहा और याना ने अब ईशा की सारी बातें सुनकर गुस्से में गमला उठाकर टीवी में दे मारा और चीखते हुए कहा, आई विल किल देम, नहीं छोड़ूंगी इन दोनों को। तब मोना ने गुस्से में साहिल से कहा, अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाएंगे, अब इस मेजा और ईशा की धज्जियां तो मैं उड़ाऊंगी, मैं बताऊंगी कौन जायज है कौन नाजायज। तब याना ने कहा, नहीं मोम, आप दोनों अब कुछ नहीं करेंगे, अब जो करना है मैं करूंगी। अब अगर मैंने इस मेजा और इसकी इस रखेल को मुंह छुपाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी याना नहीं। डेड, आप अभी के अभी एक वकील को बुलाए। एपिसोड 114। तब याना ने कहा, नहीं मोम, आप दोनों अब कुछ नहीं करेंगे, अब जो करना है मैं करूंगी। अब अगर मैंने इस मेजा और इसकी इस रखेल को मुंह छुपाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी याना नहीं। डेड, आप अभी के अभी एक वकील को बुलाए। एक लड़की पेट्रोल पंप के ऑफिस के स्टोर रूम में बैठी बुरी तरह कांप रही थी। जब उसके कंधे पर किसी ने आहिस्ता से हाथ रखा तो वो लड़की बुरी तरह से चीख उठी। तभी अमन ने एकदम उसको रिलैक्स करते हुए कहा, डरो मत, मैं मेजर अमन सिंह शेखावत हूँ। अमन ने अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहा, आपकी बात हुई थी ना मुझसे फोन पर? और अब उस लड़की को सब याद आया तो वो लड़की अमन के सीने से लगकर रोने लगी, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। तब अमन ने उसका सर थपथपा कर उसको तसल्ली दी और उसको अपने साथ ले आया। और अब उसने अपने डेड लेफ्टिनेंट रजत को देखा तो भागकर अपने बाप के सीने लगकर तड़प तड़प कर रोने लगी। और कुछ घंटे बाद जब वो नॉर्मल हुई तो अंशु ने सब बताना शुरू किया। डेड, वो एक नीले रंग का कंटेनर है, उसमें 13 साल से लेकर 25 साल तक की लड़कियां हैं, उन सबको अलग अलग देशों में भेजने की बात की जा रही है। अब अमन ने पूछा, तुम कैसे बची उनसे? अब अंशुमन ने कहा, उन्होंने एक जगह कंटेनर रोका था क्योंकि हम सब लड़कियों ने मिलकर शोर मचा दिया, क्योंकि 2-3 लड़कियां वहां बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तब उनमें से एक आदमी चेक करने के लिए हमारे पास आया और उन लड़कियों ने मौका देखकर मुझे वहां से निकाल दिया, क्योंकि उनको मैंने बता दिया था मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी भागने में मदद की और मुझसे कहा मैं उन सबको अपने डेड की मदद से बचा लूँ। अब अंशुमन ने अमन से रोते हुए कहा, प्लीज सर, उन लड़कियों को बचा लीजिए, वो लोग उन सब के साथ बुरी तरह से पेश आ रहे हैं। तब अमन ने कहा, तुम फिक्र मत करो, अब जल्दी उन सबको बचाया जाएगा। अब अमन अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और आर्मी को ऑर्डर दिया, चेक पोस्ट पर फोर्स लगा दो, कोई भी कंटेनर या ट्रक, कोई भी बड़ा ट्रांसपोर्ट बिना चेकिंग के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और जिस पर जरा भी शक हो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो, ओवर एंड आउट। तब उधर से यस सर, पॉजिटिव, सब पोजीशन पर अलर्ट है। अमन वाकी टाकी से सब जगह अलर्ट जारी कर रहा था। तभी वाकी टाकी में ग्रीन लाइट जलने लगी और अमित के बोलने की आवाज आने लगी, इनकमिंग कॉल, इनकमिंग कॉल। अब अमन ने तुरंत वाकी फोन उठाकर मुंह के पास लाया। मुंबई बंदरगाह रोड पर एक ट्रक सस्पेक्टेड है, वो 3 चेक पोस्ट ओवरटेक करके आया है, लेकिन अब वो गांव के लोग चेकिंग कराने के लिए तैयार नहीं है। किसान लोग हैं, बोल रहे हैं अंदर बीमार जानवर है, उनको हवा लगेगी तो वो मर जाएंगे, पता नहीं कौन सी बीमारी है, ओवर एंड आउट। तब अमन ने जल्दी से कहा, एंगेज्ड। अब उधर से अमित ने कहा, रोजर सर। अमन ने कहा, पॉजिटिव। उधर से कहा, स्टैंड बाय। अमन ने कहा, ओवर एंड आउट। वो दोनों फौजियों वाली कोड लैंग्वेज यूज कर रहे थे। अमन ने उनको रोकने को कहा। अब साहिल ने याना को समझाते हुए कहा, बेटा भूल जाओ सब कुछ, अब मैं पीरामल भाईसा से बात करके सीधा अमन से तुम्हें तलाक दिलाऊं। अब पीरामल भाईसा भी मुझे इस सब के लिए रोक नहीं सकते, क्योंकि अब उनके पास भी कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। तब याना ने कहा, नहीं डेड, अब तक मैं सब भूलकर आपके साथ अमेरिका जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं अमन से तलाक नहीं लूंगी। अब इस मेजर को और इन सब लोगों को मैं बताऊंगी, तुमने याना को मजबूर और कमजोर समझने की जो गलती की है वो इन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। अब साहिल कुछ कहता तभी मोना ने कहा, साहिल जाने दो इसे, हमारी बेटी पहली बार कोई बड़ा डिसीजन लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ याना। और याना ने अपनी माँ को थैंक यू कहा और बाबूजी को कॉल किया। और अब बाबूजी सुमित्रा के पास आए जो उदास बैठी थी। अरे सुमित्रा, महारी बहू याना आ रही से।
अब सुमित्रा ने कहा कि बात करे हो भाई साहब, आप सच कह रहे हो। अब पीरामल ने कहा हाँ भी आना बहू का फोन आया से, लेकिन वह कह रही से वो तब हवेली में आवेगी, पहले वह अमन से बात करेगी। तब सुमित्रा ने कहा तो भाई सा की सोचन लाग रहे से तावली फोन करो अमन को, वो या खुशखबरी सुन के दौड़ा आवेगा। अब बालकनी से ईशा सब सुन रही थी और खुद से ही बात करते हुए कहा आखिर इस याना के दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे तो लगा था इतना सब कुछ होने के बाद वो अमन का चेहरा भी नहीं देखेगी, लेकिन ये तो वापस हवेली आ रही है, चलो देखते हैं। लेकिन अमन तो अब मेरा हो चुका है और अमन का सब कुछ मेरा। धारा बेचारी कमरे में पड़ी रो रही है और याना अब कुछ बोलने लायक नहीं बची। अमन अब चेक पोस्ट पर आया तो वहां 2-3 किसान थे जो ट्रक का दरवाजा खोलने नहीं दे रहे थे। तब अमन को देखकर उन सब फौजियों ने सैल्यूट किया। अब वो उन किसानों ने देखा एक बड़ी सी ब्लैक कलर की रेंजर रोवर कार उनके सामने रुकी। उसमें से वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहने एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया, जिसकी शर्ट से उसका कसरती जिस्म शर्ट फाड़ कर बाहर आने को तैयार था। ब्लैक फौजी वाले जूते, हाथ में कीमती घड़ी, आंखों पर काला चश्मा, कानों में चमकते हीरे के टॉप्स और बेल्ट की दोनों साइड गन लगी हुई थी। वो अपनी दिल थाम देने वाली पर्सनैलिटी के साथ बाहर आया। उसको देखकर कुछ लड़कियां जो जाम खुल जाने के वेट में अपनी कार लिए खड़ी थी और शोर मचाया हुआ था, हेलो सर, हमें मूवी के लिए लेट हो रहा है, चेकिंग बाद में कर लेना प्लीज, हमें पहले जाने दो। अब अमन को बाहर आता देखकर उन लड़कियों ने अपनी गाड़ी बंद कर दी और खिड़की से झांक कर कहा कि वाह यार व्हाट हैंडसम गाय, कौन है ये। तब एक लड़की ने कहा देख गाड़ी पर आर्मी की मोहर लगी है और लिखा जनरल मेजर। तब एक पीछे बैठी लड़की ने कहा ओह रियली, क्या आर्मी में इतने हैंडसम ऑफिसर भी होते हैं? मुझे तो लगा था आर्मी में ज्यादातर बूढ़े और बड़ी बड़ी मूंछों वाले ऑफिसर होते हैं, लेकिन ये तो ऑफिसर कम और पेज 3 का मॉडल ज्यादा लग रहा है। चलो ना चल कर बात करते हैं, ऐसे ऑफिसर कम ही देखने को मिलते हैं। अब अमन ने किसान से कहा क्यों चेकिंग करने नहीं दे रहे हो तुम? तब उन्होंने कहा सर इनको थानेला रोग है, हवा लगी तो और बीमार पड़ जाएंगे। तब अमन एक जोरदार चांटा खींचकर उसके मुंह पर मारा और वो किसान मुंह के बल जा गिरा। अब अमन ने कहा थानेला पशु फंगस का दूसरा नाम है और ये हवा लगने से नहीं बल्कि माइकोप्लाज्मा की कमी से होता है, और इसमें हवा लगने जरूरी होती है। किसको बेवकूफ़ बना रहा है? अब वो किसान अमन के मुंह से पाशु जानवरों की बीमारी में इतना जानकर हैरान थे, जो देखने में कोई शहरी मॉडर्न अमीर आदमी लग रहा था। अमन ने उस किसान का गिरेबान पकड़कर कहा बचपना जानवरों के साथ ही गुजारा है, इसलिए ज्यादा होशियारी मत दिखा। और वो लड़कियां जो अमन से बात करने के इरादे से बाहर आई थी वापस डर कर गाड़ी में बैठ गई थी। यार ये मेजर तो बहुत डेंजरस लग रहा है, चल चल हमें नहीं करनी बात बेकार में, अगर एक भी पड़ गया तो सीधा हॉस्पिटल में ही आंख खुलेगी। और वो फिर से गाड़ी में बैठ गई। अमन ने अपनी ऑफिसर को ट्रक में चढ़ा दिया और जैसे ही वो सॉलिडर ऊपर गए तभी एक ब्लू कलर टैंकर स्पीड में वहां से निकल कर भागा और अमन एकदम गोली की स्पीड में अपनी गाड़ी तरफ भागा और गाड़ी की सीट संभालते ही उस टैंकर के पीछे लगा दिया और साइड से गन निकालकर उस टैंकर की टायरों पर फायर किया, लेकिन वो ड्राइवर स्पीड से टैंकर को बचा रहा था। अमन ने तुरंत के फोन उठाया और मुंह के पास लाकर कहा इनकमिंग कॉल MH02-6449 टैंकर 3rd चेकपोस्ट पर आ रहा है, फोर्सलेट टेक बाय पोजीशन, ओवर एंड आउट। अमित यस सर, रोज समझ गया। अमन ने फिर से उस पर फायर की, लेकिन झटके से तभी पीछे का दरवाजा खुला और उसमें से कितनी सारी लड़कियां भेड़ बकरियों की तरह ठूंस रखा था और उनमें से 2 लड़कियों की गर्दन पीछे की तरफ खींचकर उनके गले पर 2 नकाबपोश ने छुरा रख लिया और अमन से चीखते हुए कहा मेजर जाने दे हमें, वरना हर घंटे एक लड़की की लाश सड़क पर पड़ी मिलेगी। तब वो लड़कियां बुरी तरह से चीख उठी सर हमें बचाओ। तभी अमन ने ब्रेक पर पैर रखे और कुछ फासले पर वो ट्रक स्लो चलने लगा। अब अमन ने फिर से वाकी मुंह से लगाकर कहा इनकमिंग कॉल, उधर से कहा गया एंगजर्ड। तब अमन ने कहा MH02-6449 टैंकर को जाने दो, लड़कियों की जान खतरे में है, हम अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, ओवर एंड आउट। तब उधर से कहा गया पॉजिटिव सर और उन लोगों ने फिर से दरवाजा बंद कर लिया और टैंकर भगा ले गए। तभी अमन ने बंदरगाह हेडक्वार्टर कॉल मिलाकर कहा कैपिटन 355 to 1 AM तक सभी शिप रोक दो, कोई भी शिप मेरी बिना परमिशन के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तब कप्तान ने कहा ओके मेजर। अब अमन ने एयरपोर्ट रडार कॉल किया ऑफिसर, किसी भी एयरलाइंस को कल रात तक कोई लाइन नहीं दी जाएगी, चाहे जेट प्राइवेट हो या ट्रांसपोर्ट हो। अब उधर से कहा गया ओक मेजर। अब अमन ने तुरंत कर्नल को कॉल करते हुए कहा कर्नल अभिजीत। कर्नल ने कहा यस मेजर। अमन ने कहा तुरंत दुबई और तुर्की पुलिस हेडक्वार्टर को अलर्ट करो। तब उधर से ओके कहा गया और अमन सबको कॉमनर्ड दे रहा था। जब अमन के पर्सनल फोन कॉल आया, अमन ने साइड से कॉल उठाया तो उस पर याना का फोटो और दिल मेरी जान दिल लिखा हुआ आ रहा था।
और अमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया याना उसको कॉल कर रही है। और अमन ने फुर्ती से कॉल पिक किया और उधर याना ने स्पॉट लहजे बिना किसी एक्सप्रेशन वाला लहजा में कहा, मैं हवेली आना चाहती हूँ। और अमन को तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन अमन उसके बोलने से जान चुका है वो खुश नहीं है। तब अमन ने अपनी सफाई देते हुए कहा, याना मैंने वो सब मजबूरी में कहा था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने जो भी कहा है मैं फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सब क्लियर कर दूंगा। अभी मैं किसी इमरजेंसी में फंस गया हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा, प्लीज तुम नाराज मत होना, आई लव यू सो मच जान। तब याना ने अमन की हर बात को अनसुना करते हुए रडली कहा, मैं आना चाहती हूँ, क्या आ सकती हूँ? तब अमन ने खुश होते हुए कहा, ऑफ कोर्स जान, वो तुम्हारा घर है, वहाँ आने के लिए तुम्हें किसी से पूछने की या किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहे वहाँ आ सकती हो। तब याना ने कहा, लेकिन आने से पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए मेरे वहाँ आने के लिए आपका होना जरूरी है, इसलिए आप तुरंत हवेली पहुँच जाए, मैं मोम डैड के साथ आ रही हूँ। और अमन चाहकर भी याना को मना नहीं कर पाया, उसको बता नहीं पाया वो इस टाइम कितनी सख्त ड्यूटी पर है, उसका आना इम्पॉसिबल है। और उधर से याना ने कॉल कट कर दिया। अब अमन फोन हाथ में लेकर सोच रहा था, क्या करूं? अगर आज मैं नहीं गया तो शायद याना कभी नहीं आएगी, और अगर मैं गया तो उन बच्चियों की जान को खतरा है। कई हजार आर्मी और ऑफिसर मेरे ऑर्डर पर चल रहे हैं, हर मिनट मेरे अगले ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, मेरे बगैर कुछ भी हो सकता है। अब अमन ने सीट सर टिकाकर आंखें बंद की। ये लम्हा हर ऑफिसर की जिंदगी में आता है, जब एक तरफ घर होता है तो दूसरी तरफ फर्ज होता है, और उसको इस टाइम बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होता है। तभी अमन ने एक झटके से आंखें खोली और एक ऑफिसर को कॉल किया, ऑफिसर जमशेद। उधर से यस सर कहा गया। तब अमन ने कहा, ऑफिसर मैंने सुना है तुम मेरी आवाज़ की कॉपी कर लेते हो। तब वो घबरा गया और उसने कहा, नहीं नहीं सर, वो तो मैं कभी कभी आर्मी के सोल्जर ठीक से काम नहीं करते तो उनको डराने के लिए आपकी आवाज़ का इस्तेमाल कर लेता हूँ, वरना मैंने कभी किसी गलत मकसद से आपकी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया। तब अमन ने कहा, तो अब तुम्हें मेरी आवाज़ का इस्तेमाल करना है, और जैसे जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस तरह तुम्हें सबको ऑर्डर देना है, किसी को महसूस ना हो मैं जो ऑन ड्यूटी नहीं है, वरना तुम्हें ड्यूटी से बाहर कर दूंगा। तब उसने कहा, ऑक्सर मैं समझ गया। याना अपने मोम डैड के साथ हवेली पहुंच गई थी। ईशा और प्रिया, पूनम भी आ चुके थे। हवेली के सभी लोग मौजूद थे, साहिल, मोना, याना की नानी, उसके मामा मामी और गांव के कुछ जिम्मेदार और नामी लोग भी सब बगीचे में जमा थे। जब एक नौकर ने आकर बताया, बड़े सरकार आ चुके हैं, और अब सबकी नज़र दरवाजे पर थी। अब अमन अंदर आया तो देखा हवेली के बगीचे में कितने सारे लोग जमा थे, जैसे कोई पंचायत लगी हो। सभी कुर्सियों पर बैठे थे और उनके बीच में याना, मोना, साहिल और याना के ननिहाल वाले सभी थे। अमन को अब बहुत कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि अमन ये तो जानता चुका था अगर याना आ रही है तो वो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है, वो जरूर कोई ना कोई मकसद लेकर आ रही है। उन सब लोगों के बीच में याना ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में टांग पर टांग रखे बैठी थी। और अमन अब जैसे ही याना के सामने जाकर खड़ा हुआ, तुरंत याना के वकील ने कुछ कागज अमन के सामने डाल दिए, और अमन अब हैरानी से कभी उन डॉक्यूमेंट्स को तो कभी याना को देख रहा था। एपिसोड 115। इधर जमशेद खुशी से फूले नहीं समा रहा था। यार आज छाती गर्व से फूल रही है, मैं आर्मी का इतना बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ, बल्ले बल्ले, आज सारे बड़े ऑफिसर को हल्का दूंगा, क्योंकि अब मैं आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर की लिस्ट में जो आ चुका हूँ। तभी जमशेद के फोन पर कर्नल अभिजीत का कॉल आया, इनकमिंग कॉल, इनकमिंग कॉल। तभी जमशेद डर के मारे भूल गया वो मेजर की पोजीशन पर है, और एकदम कहा, यस सर, यस सर। तभी कर्नल ने कहा, मेजर साहब ये क्या हो गया है आपको, आप मुझे सर क्यों बुला रहे हैं, आप मेरे लेवल के ही ऑफिसर हैं। तब जमशेद को एकदम याद आया और उसने संभल कर कहा, वो आप एज में मुझसे बड़े हैं ना, इसलिए सब बोल दिया। तब उधर से हंस कर कहा गया, ओह तो आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट कब से देने लगे, लगता है अब आपको एहसास हुआ है मैं आपकी मुँह बोली बहन दिया का पति भी हूँ। और उधर से जमशेद ने भी अमन के अंदाज में हंसते हुए बात टाली, और कर्नल ने कहा, मेरी बात दुबई में हो गई है, उन्होंने ने सभी एयरपोर्ट और बार के मालिकों पर सख्त नज़र रखी है, उन्होंने कहा अगर उनको ज़रा भी नए चेहरे दिखे तो वो तुरंत हमें कांटेक्ट करेंगे। और जमशेद ने कहा, और आप मेरे अगले ऑर्डर तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। उधर से पहले और कहा गया। सभी कुर्सियों पर बैठे थे और उनके बीच में याना, मोना, साहिल और याना के ननिहाल वाले सभी बैठे थे। अमन को अब बहुत कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि अमन ये तो जानता चुका था अगर याना आ रही है तो वो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है, वो जरूर कोई ना कोई मकसद लेकर आ रही है। उन सब लोगों के बीच में याना ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में टांग पर टांग रखे बैठी थी, और अमन अब जैसे ही याना के सामने जाकर खड़ा हुआ, तुरंत याना के वकील ने कुछ कागज अमन के सामने डाल दिए।
और अमन अब हैरानी से कभी उन डॉक्यूमेंट्स को तो कभी याना को देख रहा था। अब अमन ने हैरानी से याना से पूछा, ये सब डॉक्यूमेंट्स? तब याना ने कुर्सी खड़े होते हुए कहा, ये मेरे हवेली आने की कुछ शर्तें हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। तब अमन ने हैरान होकर पूछा, कैसी शर्तें? तब याना ने कहा, क्या आप चाहते हैं मैं वापस आ जाऊं? तब अमन ने आहिस्ता से हाँ में जवाब दिया। तब याना ने कहा, तो उसके लिए आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। तब अमन ने कहा, शर्तें बताओ। तब याना ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, पहली शर्त, आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर होगी, प्लस में ये हवेली भी। दूसरी शर्त, मैं अपनी मर्जी मालिक रहूंगी, मुझ पर आपकी कोई पाबंदी और रोक टोक नहीं होगी। तीसरी शर्त, आप मेरे या मेरे बच्चों के करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे, हम पर किसी तरह का कोई हक नहीं जताएंगे। चौथी शर्त, अगर आपने इन शर्तों में से एक शर्त को भी तोड़ा तो आपको मुझे तलाक देना होगा, फिर आप अपने रास्ते और मैं और मेरे बच्चे अपने रास्ते। अमन अब सीने पर हाथ बांधे गौर से याना और उसकी शर्तें सुन रहा था और अब सबकी नजरें अमन पर टिकी थी कि वो क्या फैसला करेगा। याना की शर्तें सुनकर वहां सबके होश उड़ गए थे और ये शर्तें सबको बेवकूफ़ी भरी लगी, क्योंकि सब जानते थे ऐसी बेवकूफ़ी भरी शर्तें दुनिया कोई आदमी नहीं मानेगा कि बीवी प्रॉपर्टी भी मांगे और उसको अपने और बच्चों के ऊपर कोई हक भी ना दे। वो अपने फर्ज खत्म करके सिर्फ अमन से अपना हक मान रही थी। अब वहां खुसर फूसर चालू हो गई थी। अब ईशा ने अपनी माँ के कान में कहा, ये तो बहुत बड़े लेवल का गेम खेल गई, एक झटके में ही अमन की प्रॉपर्टी और इस हवेली की मालकिन बनना चाहती है, वो भी डंके की चोट पर। तब प्रिया ने कहा, लेकिन अमन इतना बेवकूफ़ नहीं है जो याना की ऐसी बेहुदा शर्तें मानेगा। तब ईशा ने कहा, आई होप सो मामा। अब गंगा ने धारा से कहा, ये तो महारी दोनों छोरियों का हक और महारी 20 साल की मेहनत का फल दोनों हमसे छीनने लाग रही से, जो महारी छोरिया 20-22 साल में ना कर सकी, या छोरी तो एक बेर में ही सब करन लाग रही से। अब सबके कान बेताबी से अमन का फैसला सुनने के लिए तरस रहे थे। अब अमन ने एक गहरा सांस लिया और कहा, ये इतना मजमा तुमने मुझे ये सब बताने के लिए इकट्ठा किया है? अब याना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने तो सारा मीडिया जमा करके पूरी दुनिया को बताया है, मैं तो फिर भी कुछ गांव के लोगों के सामने ही खड़ी हूँ। अभी अमन कुछ कहता तभी पीरामल ने कहा, बहू महारे को थारी सब शर्तें मंजूर से, बस तू घरों आ जा। लेकिन तभी अमन ने कहा, लेकिन मुझे सभी शर्तें मंजूर नहीं हैं, और खासकर लास्ट की दोनों शर्तें, क्योंकि मैं अपने बीवी बच्चों से दूर नहीं रहूंगा और तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, ये मेरा हक है और मैं अपना हक खत्म नहीं कर सकता। तब पीरामल ने कहा, अरे बावेरे, पहले बहू को घर तो आ जान दे, हक जताने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी से, पहले खुद को बहू की नज़रों में हक जताने के काबिल तो बना ले, क्योंकि उसके साथ इस घर में बहुत बुरा हुआ से। अब अगर वो फिर इस घर में आ रही तो अपनी भी तो कुछ मनवागी के ना। और अमन खामोशी से अब याना को देख रहा था। अंशुमन ने रोते हुए अपने डेड से कहा, डेड मुझे माफ़ कर दो, मुझे दूर जाने के बाद फील हुआ डेड क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है। मैं अंधी होकर अगद के पीछे भाग रही थी, डेड मुझे वहां तक पहुंचना वाला भी अगद ही, डेड उसने ही मुझे उन लोगों तक पहुंचाया है जिस पर मैं बार बार भरोसा करती रही। असल में डेड वही धोखेबाज था, डेड मुझे माफ़ कर दीजिए। तब लेफ्टिनेंट ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा सुबह का भुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भुला नहीं कहते, आपको एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और ऑफिसर अजत ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। अब अमित और बाकी सभी ऑफिसर अमन के ऑर्डर का वेट कर रहे थे और जमशेद बुरी तरह से घबरा रहा था। अमित को कुछ गड़बड़ का एहसास तो हो रहा था, लेकिन बिना देखे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अमन ने अब गहरी नज़रों से याना को तो कभी अपने भाई सूरज को देख रहा था। अगर अमन सूरज को याना के घर पर नहीं देखता तो बिना कुछ कहे याना की सारी शर्तें मान लेता, लेकिन जब से उसने सूरज को साहिल के साथ देखा तो तब से अमन के दिल में एक डाउट सा बैठ गया था। इसलिए अब अमन ने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी मैं याना की सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। और अमन की ये शर्त मानने वाली बात पर सबके पसीने छूट गए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब सब ने एक साथ अमन की तरफ देखा। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।